यूएसए और ईरान के बीच का जो वॉर है, जो धीरे धीरे एक्सलेट हो रहा है, उस वॉर में एक नई अपडेट आई है कि अमेरिका ने भी एक प्रपोज़ल भेजा है ईरान को, और ईरान ने भी एक प्रपोज़ल भेजा है अमेरिका को। और जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे के मैसेज में पोस्ट किया कि हमारी जो बातचीत है वो अपने आखिरी दौर पर है, और वो एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है उस डील का। लेकिन इसको काफ़ी सारे जो अमेरिकन सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि अगर डील ही करना था तो फिर वॉर करने की क्या ज़रूरत थी, जो 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया था। उसका क्या मीनिंग था, उसका क्या पर्पस था। और लेकिन जो ईरान है वो अपनी जो हक है उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो उसको क्लेम करते ही जा रहा है, और वो कह रहा है कि पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के अंडर आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन सी शिप गुजरेगी ये ईरान ही डिसाइड करेगा, डील होने के बावजूद भी। और सैयद अब्बास अरागची, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ने भी कहा है कि जो आखिरी डील होगी उस पर जब तक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी के सिग्नेचर नहीं होता तब तक वो डील लागू नहीं होगा। तो अमेरिका के साइड से डोनाल्ड ट्रंप जैसे ने कहा, उसने कहा कि जब तक डील हो रही है तब तक हम कुछ जो उसके पोर्ट्स हैं चाबहार पोर्ट जो इंडिया ने बिल्ड किया था ईरान में, और भी कई सारे जो पोर्ट्स हैं जहाँ से तेल एक्सपोर्ट होता है बाकी कंट्रीज़ का, ईरान का मेनली चाइना को, उन पोर्ट्स पर अमेरिका जो है सैंक्शन रिलीफ देगा। तो इन सब चीज़ से कुछ जगह कंसेशन अमेरिका भी कर रहा है और कुछ जगह कंसेशन ईरान भी कर रहा है। हालांकि ईरान पूरे मूड में है कि अगर लड़ाई होगी तो हम करेंगे लड़ाई और आखिरी तक लड़ेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से ईरान से निकलना चाहते हैं, वो एक डील करना चाहते हैं जो वो अपने लोगों को बता सके एक ढिंढोरा पीट सके, क्योंकि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। वो उस इलेक्शन को हारने की कीमत नहीं उठा पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से मैं ईरान के साथ एक डील कर लूँ, उस डील का मैं ढिंढोरा पीटूँ अपने लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, ताकि मैं एक बेहतर एक लेगेसी अपना छोड़ पाऊँ, क्योंकि ये ट्रंप का ऑब्वियसली आखिरी टर्म है ना। अब अगली बात करते हैं रसिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में कि आज क्या हुआ और आज तक की क्या खबर है रसिया और यूक्रेन की वॉर में। तो रसिया और यूक्रेन 2022 से लड़ रहे हैं, या फिर कहें रसिया ने एक ब्रूटली इन्वेजन किया यूक्रेन का। तो व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने पोस्ट में एक देश के नाम संदेश में ये कहा कि रूस जो है वो एक मिसाइल जो है जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो मिसाइल का यूज़ कर रहा है, जो मिसाइल काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि वो मिसाइल जो साउंड के स्पीड से भी 10 गुना अधिक स्पीड से चलता है, और अगर कहीं भी बंकर पे भी अगर वो गिर गया तो वो कई 10 मीटर शायद या 50 मीटर अंदर तक जाके फिर ब्लास्ट होता है। तो वो अगर किसी भी एक शहर के ऊपर गिर गया तो पूरे शहर में सन्नाटा छा जाएगा। तो जो व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहा है कि पुतिन इसी की तैयारी कर रहा है, और पुतिन कुछ ऐसा ही अटैक करने की ताक में है, क्योंकि जैसा कुछ दिन पहले ही, लगभग 2 दिन पहले ही, यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था स्टूडेंट लॉज के ऊपर रसिया के प्रोविंस में, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स जो बुरी तरह इंजर्ड हुए थे। तो पुतिन ने कहा था कि इसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो अब जेलेंस्की को लग रहा है कि इसका जवाब पुतिन उस घातक मिसाइल, लीथल मिसाइल का यूज़ करके देगा। और यूक्रेन का एक और भी सपना है कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर ले। लेकिन जो भी अभी तक सिचुएशन लग रही है, कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे अब डील होने वाला, क्योंकि पुतिन भी कह रहे थे कि मैं तैयार हूँ जेलेंस्की से मिलने के लिए। जेलेंस्की भी कह रहे थे कि बहुत हो गया वॉर, अब हम एक सीज फायर या फिर एक ट्रीटी करना चाहते हैं रशिया के साथ। लेकिन जैसे कुछ दिन के बाद फिर से ये इतना खतरनाक वॉर शुरू हो गया, या फिर इतना खतरनाक एस्केलेशन शुरू हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच, अभी तो बिल्कुल लगता नहीं है कि कोई ये वॉर रुकने वाला है। और ट्रंप भी बिल्कुल कोई इस पर कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन की वॉर को सॉल्व कर दूंगा, उसको सीज फायर करवा दूंगा, जो भी कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है वो। उसके ऊपर भी बात करना भी छोड़ दिया। अब अगली बात करते हैं
पाकिस्तान में फिर से जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसने एक ट्रेन के ऊपर अटैक किया और उसमें 26 पैसेंजर की मौत हो गई और लगभग कई लोग 50-60 लोग से भी अधिक लोग वहाँ पे बुरी तरह घायल हुए। और इस ट्रेन अटैक के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी जो BLA है उसने जिम्मेदारी ली है। और ये मामला और भी अधिक गर्मा गया तब जब एक बलूच की जो फाइटर थी उसने एक 11 मिनट 12 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और कहा कि मैं पहली बलूच लिबरेशन आर्मी की एक कह सकते हो आप वॉरियर हूँ या फिर एक फ्रंट रनर है। और जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग होने की जो मांग कर रहा है वो और भी अधिक बढ़ रहा है। तो इसमें जो आसिम मुनीर है, जो फेल्ड आसिम मुनीर है, उसकी इमेज पर भी जो पहले से ही गिरी हुई है उस पर भी काफ़ी कह सकते हैं आपकी काली पोत दी है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। अब लास्ट में जो हम बात करेंगे, जो मैंने देखा TV लाइव के न्यूज़ चैनल पर कि जो कबूतर हैं, हमें लगता है कि कबूतर हमसे शायद 1000 साल 2000 साल पहले से हमारे साथ हो, लेकिन एक रिसेंट रिसर्च कह रहा है कि कबूतर हमारे साथ लगभग 2500 साल पहले से थे और वो हमारा मैसेंजर के रूप में जो काम करता है कबूतर, वो लगभग 2500 साल से पहले से ही काम करते आ रहा है। तो कबूतर हमारा एक बहुत ही अधिक पुराना दोस्त है। अब इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर काफ़ी अधिक BJP गरमा गई। राहुल गांधी ने कहा कि अगले साल तक BJP का विदाई होना तय है, क्योंकि जो इकोनॉमी है और जो रुपया जिस तरह से गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, और इकोनॉमी जिस तरह से गर्त में जा रही है, महंगाई जैसे बढ़ रही है, फॉरेन रिजर्व हमारा कम हो रहा है, और मोदी सरकार को ये अनाउंस करना पड़ा लोगों से कि कम सोना खरीदे और भी इत्यादि चीज़ें जो मोदी जी ने 7 अपीलें की, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी। तो इन सब चीज़ से राहुल गांधी ने प्रिडिक्ट किया कि अगले साल तक मोदी सरकार के विदाई तय है। इस पर खूब गरमा गया जो BJP के प्रवक्ता सब हैं वो, कि ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, किसी देश का अपमान हो गया वगैरह वगैरह। हालांकि 2027 तक या 28 में या 29 में BJP जाएगी या नहीं जाएगी ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी, उससे तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी 2029 में कोई PM बनने वाला है कुछ भी, क्योंकि उससे तो कोई वो जैसे अगर मोदी जी थे प्राइम मिनिस्टर बने तो उससे पहले वो गुजरात के CM थे, और ये गुजरात के CM नहीं थे, वो उन्होंने अपना एक चेहरा क्रिएट किया हुआ था, या फिर कह सकते हैं उनका चेहरा बनाया गया था PR के थ्रू, जो राहुल गांधी के पास अभी तो मुझे नहीं लग रहा अभी तक। और ऐसा मैं मुझे कोई खासी दुश्मनी नहीं है कांग्रेस से या फिर किसी और भी पार्टी से, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो 2029 के इलेक्शन में जीतने वाला है। भले ही BJP को कम सीट आए, 240 से भी कम सीट आए या क्या है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे काफ़ी कम लग रही है ना। और ये कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं उठाती, जैसे लाइक प्रेस फ्रीडम में इतना इंडिया का रैंक कम आया है, जो कॉकरोच जनता पार्टी, उसके अकाउंट को जो विथहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर, उसके ऊपर भी कांग्रेस एक प्रोटेस्ट जारी कर सकती है। हालांकि वो कांग्रेस एक प्रोटेस्ट कर रही है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, जिसमें कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लगभग पिछले 10 साल में 90 से अधिक पेपर लीक हो गया, 6 करोड़ से अधिक बच्चों की भविष्य को एक अधर में लटका दिया, और कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो कांग्रेस ने, मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ, कांग्रेस ने एक आंदोलन लॉन्च किया, उस पर राहुल गांधी ने भी कहा ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा न देने के लिए मजबूर कर दें। हालांकि देखते हैं क्या होता है। वैसे जो एजुकेशन मिनिस्टर है BJP का, वो भी एक नंबर का चोमू है साला, पता नहीं कैसे उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, पता नहीं क्या उसके पास डिग्री है, क्या पढ़ा लिखा है नहीं है, एजुकेशन का स्पेलिंग भी उसका आता है नहीं आता है, या एजुकेशन का मतलब भी मालूम है या नहीं है। तो अब अगली बात करते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है, वो है बंगाल की। बंगाल में फालदा विधानसभा में इलेक्शन फिर से चुनाव कराया गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा आरोप लग रहा था कि जो एक बार पहली बार जो वोटिंग हुआ था उसमें काफ़ी धांधली हुई थी।
फिर से वहाँ पर वोट कराया गया और वहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की, तो ममता बनर्जी कह रही है कि ये वोट चोरी है। हालांकि उसके पास कहने के लिए कुछ है भी नहीं। और एक जगह मामला और गर्मा गया जहाँ पर 97% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया। तो ये क्वेश्चन खड़े करता है कि जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी कह रहा है कि मुझे किसी मुस्लिम वोटर ने नहीं जिताया या फिर बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो मैं हिंदू के लिए काम करूंगा, मुसलमानों के लिए नहीं काम करूंगा। वहीं पर एक सीट से फलता विधानसभा से 97% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी के कैंडिडेट को चुना। तो अब क्या करेगी? अब वो 97% लोगों के लिए काम नहीं करेगी, अब वो मुस्लिमों के लिए काम नहीं करेगी। इस साला सब ये कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहा है बेटी चौथ से। और खुद शुभेंदु अधिकारी कितना बड़ा भ्रष्ट है बेटी चौथ, क्या कहें। उसकी तो भ्रष्टता है, उसकी जो करप्ट नेचर है वो तो कैमरे के सामने जा रही है। तो इसके ऊपर कुछ बोलना मुझे नहीं लगता है, बहन के लड़ाई के ऊपर कुछ बोलेंगे तो कुछ होगा। अगली बात करते हैं कि और यही तो सब था। मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ताकि मैं एक कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ कैमरा के सामने आकर, ताकि जब मेरा माइक आ जाए तो मैं जो वीडियो बनाऊँ वो एक बेहतर वीडियो बने, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकूँ और बीच में आ ऊ ना करूँ, एक लयबद्ध तरीके से बोल सकूँ। और एक समझदार औरत ने काफ़ी पहले समय इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर कहा था कि ये बिक गई है गवर्नमेंट ने कुछ नहीं रखा, ये साले हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सारे मादर चोद के बच्चे। थैंक यू वेरी मच।